हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, टकाटक बैरेंट एकदम। राजस्थान के प्रमुख राजवंश चल रहे हैं और इसमें चल रहा है हमारा मेवाड़ राजवंश। यहाँ पे राणा सांगा हो चुके हैं, देन उसके बाद में राणा रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय सिंह हमने किए क्लास के अंदर। अब हम इन्हीं के ऊपर जो है एमसीक्यूज लेकर चल रहे हैं। होप सो मजा आ रहा होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपन अपने नियत जो दिशा है और नियत जो हमारा गंतव्य है वहां तक पहुंच रहे हैं। तो बस आपका साथ यूं बना रहे। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल, महाराणा सांगा के वंशज महाराणा रतन सिंह की सन 1531 में किस राजा के साथ आपसी लड़ाई में मृत्यु हो गई थी? ये भी कर लो इधर। देखो, बड़ा स्पेसिफिक सा क्वेश्चन कर दिया है। महाराणा सांगा के वंशज साफ साफ लिख दिया ताकि रतन सिंह के नाम से कंफ्यूजन ना हो। महाराणा रतन सिंह के नाम से कोई कंफ्यूजन हो तो सन भी लिख दिया गया 1531। तो उनकी डेथ हो गई थी, तो किस राजा के साथ आपसी संघर्ष के अंदर उनकी डेथ हुई थी? 1528 के अंदर महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। फिर उनके बाद में महाराणा रतन सिंह शासक बने और ये 3 साल शासन कर पाए और उसके बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो किन के साथ में इनका संघर्ष हुआ था? क्लास में समझाया था मैंने आपको। बूंदी के राजा राव सूरजमल के साथ या बूंदी के राजा राव चंद्रभान के साथ, सिरोही के राजा राव सूरजमल के साथ या सिरोही के राजा राव चंद्रभान के साथ। यानी कि राजाओं के नाम आप भी आपको ध्यान होने चाहिए और जगह के भी। बताओ जरा कौन है? मैंने कहा था कोई आखेट को लेकर के, शिकार को लेकर के इनकी कोई आपस में बातचीत हो गई थी, तो उसमें दोनों के बीच में कहा सुनी हो गई, फिर तलवारें खिंच गई। तलवारें खिंच गई तो फिर महाराणा रतन सिंह की डेथ हो गई और इसके अंदर राव सूरजमल इनकी भी डेथ हो गई थी। ये कहाँ के थे? ये बूंदी के ही थे। इसका आंसर हो जाएगा ए, बूंदी के राजा राव सूरजमल के साथ में संघर्ष हुआ इनका आपसी, उसमें इनकी डेथ हो गई थी 1531 में। फिर इसके बाद में कोई शासक बनते हैं, वो कौन बनते हैं बताओ जरा। देखो कि मेवाड़ के किस शासक के समय गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? तो इनके बाद में इनके पुत्र शासक बनते हैं और तभी बहादुर शाह और गुजरात के जो सुल्तान है उसको चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। कौन है? महाराणा रतन सिंह। इनकी तो डेथ हो ली नहीं है अब ये। महाराणा उदय सिंह थे क्या? विक्रमादित्य थे क्या? या महाराणा हम्मीर थे क्या? तो हम्मीर का यहाँ रेफरेंस आता ही नहीं है। तो महाराणा विक्रमादित्य इनके बाद में शासक बने थे और उनके समय ये भी ज़्यादा बड़े तो नहीं थे। उनके समय बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, ठीक है। और उस समय जो इनके पुत्र थे उदय सिंह, वो बहुत छोटे थे, तो इन दोनों को सुरक्षित भेज दिया गया था चित्तौड़ पर जब उसने आक्रमण किया था। चलो चलो आगे चलते हैं जरा। 1534 में जब सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तब महाराणा विक्रमादित्य को उदय सिंह सहित कहाँ भेज दिया गया था? अभी बस यही डिस्कस किया मैंने। जब ऐसे आक्रमण किया तो इनको सुरक्षित भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि किसी शासक का होना, महाराणा का जीवित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि मेवाड़ का जो राज्य है वो ठीक ठाक तरीके से चल सके, है ना। और कोई वंशज होना जरूरी है, तो इसलिए उनको सुरक्षित भेज दिया गया। और फिर किले की जिम्मेदारी किसी को संभला दी गई थी। वो देखते हैं अपन किसको संभलाई गई थी। तो चलो बताओ जरा, कहाँ भेजा गया था इनको? बूंदी, कोटा, सिरोही, नागौर? बताओ जरा। सुरक्षित भेज दिया गया था। तो कोटा भी नहीं है, नागौर भी नहीं है, सिरोही भी नहीं है, इनको बूंदी ही भेजा गया। ठीक है, ध्यान रखना इसको। उदय सिंह भी थे। उदय सिंह बहुत छोटे थे तब, मतलब शिशु ही थे। बहादुर शाह का चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, तब युद्ध तक के लिए महाराणा विक्रमादित्य का प्रतिनिधि किसे बनाया गया था? अभी यही बात चल रहे थे अपन। ये पूरा जो युद्ध का विवरण है, आक्रमण का विवरण है, ही अपन एमसीक्यूज के थ्रू अब दोबारा से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने क्लास में पढ़ लिया उनके लिए दोबारा से है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए पहली बार में है।
तो जब बहादुर शाह ने 1534 पर आक्रमण किया तब विक्रमादित्य को उनके पुत्र उदय सिंह सहित भेज दिया गया था सुरक्षित। ठीक है, कहाँ पे भेजा गया था? बूंदी भेजा गया था। और जब उन्हें भेजा गया तो उनका प्रतिनिधि किसी को बनाया जाना जरूरी है ताकि वो नेतृत्व कर सके युद्ध का। तो वो कौन था? वो रावत बाघ सिंह था, राणा सज्जा था, सिंघा था, अज्जा था। तो राणा अज्जा तो नहीं होंगे, है ना, ये तो संगा के साथ में ही थे। झाला अज्जा, झाला सज्जा, झाला अज्जा थे ये, राणा अज्जा नहीं थे। राणा सज्जा जो थे और राणा सिंघा ये भी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, रक्षा करते हुए, किले की रक्षा करते हुए, आक्रमण का सामना करते हुए। मैंने बताया था साफ साफ कि ये हनुमान पोल जो है ना, वहां उस दरवाजे के पास में वीर गति को ये प्राप्त हुए, और पांडु पुल दरवाजे के पास में बाघ सिंह जो है ये वीर गति को प्राप्त हुए। तो रावत बाघ सिंह को प्रतिनिधि बनाया गया। हालांकि तीनों ही थे, राणा सज्जा भी थे, सिंघा भी थे, लेकिन जिनको प्रतिनिधि बनाया गया था वो थे रावत बाघ सिंह। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़ पर बहादुर शाह के आक्रमण के समय सुल्तान का यानी कि बहादुर शाह का सेनापति कौन था? ये मैंने कहा था कि ये जो 2-4 लाइन है इसके अंदर कुछ फैक्ट्स हैं, उनको याद रख लेना। तो इनका सेनापति जो था वो कौन था जिसके नेतृत्व के अंदर बहादुर शाह की सेना लड़ी और उन्होंने विजय प्राप्त की? कौन था वो? रूमी खां, फारूक खां, मलिक अयाज, मियां मक्कन। तो मियां मक्कन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मियां मक्कन जो है वो जो इब्राहिम लोदी है उसका सेनापति था, है ना। इसको तोड़ो। मलिक अयाज ये भी नहीं है, इसको भी दौड़ा दिया था सांगा ने। मलिक अयाज के साथ में मिलकर के आया था, है ना, गुजरात का सुल्तान। फिर मलिक अयाज ने राणा की सेना देख करके और फिर मना कर दिया था कि बाबूजी गलती हुई हमारी, तो छोड़ दो हमें, है ना। तो ये भी नहीं है, फारूक खान नहीं है, रूमी खां है। इस नाम को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। बहादुर शाह की सेनापति जो था, बहादुर शाह की सेना का सेनापतित्व जिसने संभाल रखा था वो रूमी खां था। इसी के नेतृत्व में बहादुर शाह की सेना ने किला फतेह किया था, रूमी खां। जब चित्तौड़ पर आक्रमण हो गया तब मैंने बताया आपको रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, समय पर सूचना ना मिल पाई, ना वो आ पाया हुमायूं, तो फिर रानी कर्मावती ने जौहर कर लिया था, है ना, अपनी रानियों के साथ में। तो बस यही पूछ रहे हैं आपसे, चित्तौड़ के दूसरे साके में किसके नेतृत्व में जौहर किया गया था? तो पहला साका तो पद्मावती के टाइम पे हुआ ही था, दूसरा साका इसके टाइम पे हुआ था। तीनों साके मैंने करवा चुका हूँ मैं आपको, है ना, आ चुके हैं अपने जो भी अब तक अपन ने पढ़ाया उसके। सहल कंवर, रूपावती ये नहीं है, तो रानी कर्मावती के नेतृत्व में दूसरा साका हुआ था, ध्यान रखिएगा इसको। अब बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कब कर दी थी? फिर हुआ क्या था? फिर हुमायूं ने बाद में अटैक किया, है ना, और बहादुर शाह के ऊपर। फिर बहादुर शाह को क्या है, मेवाड़ छोड़ के चला गया, है ना, मांडू चला गया था। तो फिर से वापस से जो सरदार थे उन्होंने विक्रमादित्य को सरदार बना दिया, है ना। विक्रमादित्य को पुनः शासक बना दिया था। देन उसके बाद में जो दासी पुत्र था बनवीर, उसने रात में मौका पा करके महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। तो यह हत्या कब की गई थी? 1534 में, 1535 में, 1536 में, 1537 में? आपको ये बताना है ये कौन सा समय था, बताओ जरा, कब की गई थी, बताइए। आंसर ए होगा इसका, 1534 ईस्वी में महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई थी। फिर वो जो उदय सिंह था, जो उदय सिंह थे उनको भी मारने वाला था। फिर उस समय आती है हमारे पास में पन्नाधाय, स्वामी भक्त पन्नाधाय, जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे लिया और उदय सिंह को बचा लिया और उदय सिंह को रवाना कर दिया, क्योंकि वो शिशु थे, बात वही है, वंशज होना जरूरी है। तो अपने पुत्र का बलिदान दिया। तो पन्नाधाय के पुत्र का नाम क्या था? ये सिंपल सा सवाल है, पूछा हुआ भी है कई बार, कई एग्जामों के अंदर।
तो ये इस तरह का प्रश्न है जो आपको जनरली होना चाहिए पता, है ना। इसका आंसर मेरे हिसाब से सभी को मालूम होगा, सभी सही दे। अगर किसी का गलत है तो वो भी ध्यान से देखें, गलती को सुधार लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गलती करने में, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो पन्नादाय के पुत्र का नाम क्या था? चंदन, कुंदन, नंदन, नारायण। कौन था? नंदन था क्या? नारायण था क्या? या चंदन था क्या? बिल्कुल चंदन ही था। ठीक है, पन्नादाय के पुत्र का नाम था चंदन। उन्होंने अपने पुत्र की जगह पे पुत्र को उदय सिंह की जगह पे सुला दिया और वहाँ उस राणा उदय सिंह को लेकर के और वो चली गई। वो कहाँ चली गई, कैसे चली गई, किसके साथ में क्या हुआ, वो आगे देखते हैं। फिर चली गई तो कहाँ के किलेदार ने उदय सिंह को अपने पास रखा और उनका पालन पोषण किया। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि कौन थे वो किलेदार जहाँ पन्नादाय उदय सिंह को लेके गई थी और फिर उन्होंने उनको संरक्षण दिया, उनका पालन पोषण किया। तो वो कौन थे? ये कहाँ थोड़ा गलत आ गया है समान। ठीक है, कौन थे वो जिन्होंने उदय सिंह को अपने पास रखा था और उनका पालन पोषण किया था? आशा देवपुरा, करमचंद पवार, रायमल, मेदिनी राय। ऑप्शन इस तरीके के हैं जो पढ़ चुके हैं तो आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होंगे। करमचंद पवार नहीं है ना, क्योंकि करमचंद पवार को राणा सांगा के समय हम पढ़ चुके हैं। इन्होंने शरण दी थी महाराणा सांगा को। करमचंद पवार ने ही उनको अज्ञातवास में रखा था। रायमल भी नहीं है, मेदिनी राय भी नहीं है, क्योंकि मेदिनी राय को भी स्टैब्लिश सांगा ने ही किया था। आशा देवपुरा थे वो। ठीक है, आशा देवपुरा ने महाराणा उदय सिंह को अपने पास में रखा और उनका संरक्षण किया जब तक कि उनका राज्याभिषेक ना हो गया। पुनः उन्होंने चित्तौड़ पर गद्दी ना संभाल ली। ये तब भी छोटे ही है, लेकिन एक प्रतीकात्मक रूप में काम शुरू हो जाता है। 1537 में किसके सहयोग से उदय सिंह को, मैंने कहा था आपको कि ये राजस्थान अध्ययन की किताब जो नई वाली है 9th क्लास की हमारा राजस्थान है ना, राजस्थान बोर्ड की हमारा राजस्थान की जो पुस्तकें हैं उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ये वर्ड मेंशन है। तो ये प्रश्न तो आएगा तो सही, कहीं ना कहीं टपकेगा तो सही। किसके सहयोग से उदय सिंह को मेवाड़ का स्वामी मानकर उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था? मालदेव, अल्लाजी राठौड़, रायमल या जयमल? पहले कई जगह आप ये मिलेगा कि जो किलेदार थे, जो सरदार थे, उनके सहयोग से इनको राज्याभिषेक कर दिया गया था महाराणा उदय सिंह का 1537 ईस्वी में। लेकिन राजस्थान अध्ययन की किताब में स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, वो नाम है मालदेव का, क्लास में पढ़ाया जा चुका है। मालदेव के सहयोग से उनका राज्याभिषेक कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इसको, है ना, ये प्रश्न पूछा जाएगा। महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक तो कर दिया गया, लेकिन राज्याभिषेक हुआ कहाँ पे था? अगला सवाल है ये, मांडलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, नागदा में या चित्तौड़ में? किस जगह पे उनका राज्याभिषेक किया गया था? मांडलगढ़ में किया गया था क्या? नागदा में किया गया था क्या? चित्तौड़ में किया गया था क्या? चित्तौड़ में कर देते तो फिर उनको छुपने की जरूरत ही क्या थी, है ना। कुंभलगढ़ के अंदर उनका राज्याभिषेक हुआ, याद रखना इसको भी आप। आगे चलो, उदयपुर शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी किसने बनाया? देखो दो प्रश्न है एक के अंदर ही। उदयपुर शहर किसने बसाया, इसका मतलब यही है उदयपुर शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी किसने बनाया। यानी कि उदयपुर को राजधानी बनाने वाला कौन था? उदय सिंह, राज सिंह, सज्जन सिंह या सामंत सिंह? तो उदयपुर किसने बसाया? उदयपुर उदय सिंह के नाम से ही है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है ना। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसा करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। और मोती मगरी वगैरह के जो और महल है वो भी इन्होंने निर्मित किए थे। महाराणा उदय सिंह ने मालवा के किस पदच्युत शासक को शरण देकर मुगल सम्राट अकबर को अप्रसन्न कर दिया था? जो तात्कालिक कारण माना जाता है चित्तौड़ पर आक्रमण करने का अकबर का, तो यही है कि उन्होंने क्या है, मालवा के एक पदच्युत शासक थे, उनको शरण दे रखी थी उदय सिंह ने, इसलिए अकबर ने आक्रमण किया। कौन था वो? राज बहादुर, राय बहादुर, वीर बहादुर, विनय बहादुर? बहादुर बहादुर बहादुर, तो राज बहादुर या राय या वीर या विनय, कौन थे? तो महाराणा उदय सिंह ने, क्लास में समझाया था मैंने आपको,
राज बहादुर को यहाँ शरण दे रखी थी, इसलिए अकबर थोड़ा नाराज हो गया था। ये कहने की बात है, बाकी चित्तौड़ के ऊपर तो आंख सबकी ही रहती थी, है ना, क्योंकि चित्तौड़ की सामरिक महत्व था। ये अपन कई बार क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो राज बहादुर को शरण दे रखी थी महाराणा उदय सिंह ने, जिससे अकबर नाराज हो गया। फिर अकबर आया, अकबर ने घेरा डाला, चित्तौड़ के दुर्ग पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश की। फिर खेल हुआ, फिर युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर 2 वीर राजपूत लड़े, तो सभी वीर राजपूत शासक लड़े, लेकिन स्पेशल 2 की वीरता पर, उनके युद्ध कौशल पर अकबर बहुत मंत्रमुग्ध हो गया था, और उनसे प्रेरित होकर के वो आगरा पहुंचा। आगरा पहुंच करके हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पत्थर की मूर्तियां आगरा के किले के गेट के पास में लगवा दी थी उनके सम्मान में। तो कौन थे वो 2 सेनानायक, 2 वीर? वो कौन थे? जेमल मेड़तिया, पत्ता सिसोदिया। जेमल मेड़तिया या कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़ या पत्ता सिसोदिया, झाला सज्जा या और कल्लाजी राठौड़। तो आपको मालूम होगा कल्लाजी राठौड़ भी थे इस समय, है ना। इन्हें एक लोक देवता के रूप में भी मान्यता है राजस्थान के कुछ स्थानों के अंदर। तो वो 2 थे, जेमल और पत्ता। जेमल मेड़तिया, जेमल राठौड़ भी लिखा हुआ आता है। तो जेमल और पत्ता, पत्ता सिसोदिया, जेमल मेड़तिया, इनकी वीरता से मंत्रमुग्ध होकर के अकबर ने आगरा के किले के पास में, आगरा के किले के गेट पर इनकी 2 पत्थर की बनी हुई हाथियों पे चढ़ी हुई दोनों द्वारपाल के रूप में मूर्तियां बनाई कि इस गेट में रक्षा करने वाले, प्रतीक रूप से इस आगरा के किले की रक्षा करने वाले लोग हैं वो ऐसे हैं, इस गेट के अंदर घुसने की कोशिश मत करना। या अकबर ने ये चाहता था कि दुर्ग के अगर रक्षा करने वाले हों तो ऐसे लोग होने चाहिए। ठीक है, तो भूलिएगा नहीं, ये ऐसे सवाल हैं जो जनरली हैं, इनको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इनको भूलना नहीं है इन नामों को, क्योंकि बहुत आसान से सवाल आ जाते हैं कभी, तो आपको चूकना नहीं है इसी जगह। तो महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ पर है? गोगुंदा में, कुंभलगढ़ में, मांडलगढ़ में, नागदा। छतरी का मतलब समझते हैं ना आप? इस तरह से जितने भी खंभों की हो सकती है बेसिकली वैसे तो, लेकिन मोटे रूप से तो ये इस तरह से ही मानी जाती है, जो भी है। कोई भी जब शासक मर जाता है तो उसको यहाँ पे उनका शमशान घाट भी अलग ही होता है ना। जैसे जयपुर के राजा, जो जयपुर वाला शमशान घाट है वो गेटौर में है, तो वहीं पे जो गढ़ गणेश का मंदिर है ब्रह्मपुरी के अंदर, वहीं पे ही उनकी गेटौर की छतरियाँ बना रखी है। ऐसे ये इनकी छतरी है। छतरी मतलब इनका एक तरीके से स्मरण किया जाता है उस जगह के, भाई यहाँ पे इनको जलाया गया था, अंतिम संस्कार इनका यहाँ पे हुआ था, और उस तरह से एक स्थान बना दिया जाता है छतरी के रूप में। और ये भी एक स्थापत्य कला का नमूना है। कुछ कुछ छतरियाँ बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत बड़ा उन पे अच्छा काम भी किया गया है। तो कहाँ पर है इनकी छतरी? कुंभलगढ़ में, गोगुंदा में, मांडलगढ़ में या नागदा? तो कंफ्यूजन होता है गोगुंदा और कुंभलगढ़ में ज़्यादा। तो कुंभलगढ़ के अंदर तो इनका राज्याभिषेक हुआ था, ये अपन अभी कर ही चुके, है ना। और गोगुंदा के अंदर इनकी छतरी बनी हुई, किसकी? उदय सिंह की। ठीक है, मांडलगढ़ के अंदर, मांडलगढ़ के अंदर इनकी जो किसकी छतरी है? मांडलगढ़ के अंदर सांगा की छतरी, महाराणा सांगा की। इनको लाया गया था बसवा गांव से, फिर यहाँ इनका अंतिम संस्कार किया गया और मांडलगढ़ में ही इनकी छतरी बनी है। और नागदा के अंदर किसकी है? नागदा के अंदर बप्पा की, बप्पा रावल की। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारी कक्षा का जो हमने पढ़ा है पिछली कक्षा के अंदर, उसके एमसीक्यूज थे। होप सो आप लोगों को अब थोड़ा और भी क्लियर, क्योंकि ये जरूरी है, आपने इधर से पढ़ा, इधर से आपकी एमसीक्यूज की क्लास हो जाती है, तो आपकी रिवीजन भी हाथ क्या हो जाता है। फिर अपन वीक टू वीक एक और इन्हीं का मिक्सअप करके एक और वीकली टेस्ट अपन ले लेते हैं, तो आपकी हर वीक टू वीक जो है वो रिवीजन भी होता रहता है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा के अंदर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।